नमस्कार दोस्तों। 16 महीने की सरकार में रेखा गुप्ता जी की सरकार ने 27 साल बाद दिल्ली में बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट में दवाई और उपकरण की खरीद में 650 करोड़ का घोटाला कर दिया। 16 महीने 650 करोड़ का घोटाला सिर्फ एक विभाग में है। और विभागों में क्या हो रहा है वो अभी आपके सामने आएगा। पीछे कोई विभाग नहीं है, सब कंपटीशन में चल रहे हैं। कल से मैं ये देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इनके सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं वो इस तरह से दिखा रहे हैं कि ये वत्सला अग्रवाल है, इनकी फोटो, इसने 650 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। क्या कोई एक अफसर 650 करोड़ रुपए का घोटाला कर सकता है? क्या ये संभव है? आज मैं आपके सामने वो कागज रखूंगा जिससे साफ होगा कि ये घोटाला किसी एक अफसर द्वारा नहीं, सरकार ने पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके ये घोटाला किया। पहले तो ये समझते हैं कि रेखा, ये माफ कीजिएगा, ये वत्सला अग्रवाल जो हैं ये क्या थी? ये थी DGHS, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, यानी कि CPA, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी। CPA जितने भी टेंडर करती है उस सब की देखरेख डॉक्टर वत्सला अग्रवाल के अंदर थी, क्योंकि वो DGHS थी। यानी कि जो भी दवाई खरीदी जाएगी, उपकरण खरीदा जाएगा, कुछ भी खरीदा जाएगा, उसका एक सेंट्रल टेंडर दिल्ली सरकार करेगी। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई मैं आपको ये बताता हूं। फरवरी 2025 में इनकी सरकार बनी। फरवरी 2025 में इनकी सरकार बनी। जुलाई 2025 की 10 जुलाई 2025 की मैं आपको मीडिया रिपोर्ट दिखा रहा हूं, और ये तमाम अखबारों के अंदर रिपोर्ट हुआ कि दिल्ली सरकार ने एक ऑर्डर निकाला कि अब कोई भी अस्पताल अपना कोई भी सामान खुद नहीं खरीदेगा, CPA खरीदेगा, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी ही खरीदेगी। आपको दवाई खरीदनी है, CPA खरीदेगा, चद्दर खरीदनी है, CPA खरीदेगा, एक्सरे की मशीन खरीदनी है, CPA खरीदेगा, सब कुछ CPA खरीदेगा। ये बाकायदा जुलाई के अंदर ऑर्डर निकाला गया। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज बिगन रूटिंग ऑल हॉस्पिटल परचेजेस एक्सक्लूसिवली फ्रॉम CPA, एंडिंग earlier practice of direct procurement by individual hospitals। अलग अलग अस्पताल जो खुद खरीदारी करते थे उसके ऊपर पूर्णतः रोक लगाई गई सरकार द्वारा, और कहा गया CPA इसको खरीदेगा। उसके बाद क्या हुआ? CPA एक डॉक्टर के अधीन था जो DGHS थी। ये जुलाई में जब ऑर्डर निकला तब जो DGHS थी वो थी डॉक्टर रति मक्कड़। डॉक्टर रति मक्कड़ के बारे में भी बार बार अखबारों के अंदर छपा कि उनके ऊपर बड़ा दबाव है, उनके ऊपर कुछ दस्तावेजों को साइन करने का, कुछ टेंडरों का दबाव है, और इस दबाव के चलते वो नौकरी छोड़ना चाहती हैं। जुलाई 2025 में वह जो DGHS थी उस समय की, डॉक्टर रति मक्कड़ ने नौकरी से VRS ले ली। कोई सरकारी डॉक्टर VRS नहीं लेता। VRS ली, अखबार में छपा। रेखा गुप्ता जी ने नहीं पढ़ा अखबार, हमने तो पढ़ा है और हमने तो ट्वीट भी किया है। 2025 में ही हमने ट्वीट किया है वो अखबार को। और उस वक्त ये ऑर्डर निकाला गया जुलाई में कि सारे की सारी परचेज, सारा का सारा टेंडर CPA करेगा। और फिर अगस्त में रेखा गुप्ता जी की सरकार डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को DGHS बनाती है। अब डॉक्टर वत्सला अग्रवाल कहां से आ गई? DGHS
हमेशा से नॉर्म है कि सरकार के अंदर जो हमारे सरकारी डॉक्टर हैं उसमें जो सीनियर मोस्ट लोग हैं, सीनियर मोस्ट डॉक्टर है, उसको डीजीएचएस बनाया जाता है। मगर यहां पे डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल ने डीजीएचएस क्यों बनाया, जबकि उनसे सीनियर 10 से ज्यादा और डॉक्टर थे। उन सबको बाईपास करके डॉक्टर वत्सला अग्रवाल के ऊपर हाथ रखा गया और उनको डीजीएचएस बनाया गया। क्यों बनाया, हमारा सवाल है रेखा गुप्ता जी से, एलजी साहब से। उस वक्त डॉक्टर वत्सला अग्रवाल की विजिलेंस के अंदर शिकायत हमारे विधायक सोमनाथ भारती ने की कि वो दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर भर्तियों के अंदर गड़बड़ी कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, और उस शिकायत पे उनकी विजिलेंस इंक्वायरी चल रही थी। उसके बावजूद आपने उनको इतनी सेंसिटिव पोस्ट पे लगाया। क्यों लगाया? रेखा गुप्ता जी चुप कैसे हैं? एलजी साहब क्यों नहीं बता रहे हैं कि क्यों इन्होंने वत्सला अग्रवाल को चुना इस सेंसिटिव पोस्ट में, जबकि वो एलिजिबल नहीं थी, सीनियर मोस्ट नहीं थी, उनके ऊपर विजिलेंस की इंक्वायरी थी। अब आ जाते हैं इस लूट पे। तो सरकार ने ये माहौल बनाया, सरकार ने ये अपने ऑर्डर निकाल के माहौल बनाया कि सारी की सारी परचेज अस्पताल खुद ना कर सके, सीपीए करेगी, और सीपीए के ऊपर एक तथाकथित भ्रष्ट अफसर को लगाया। सीनियर मोस्ट नहीं थी तब भी लगाया और उनसे आपने काम कराया। अब इन अफसर ने आकर इतने टेंडर करे जिसके अंदर लूट के बारे में जो आजकल छप रहा है वो मैं आपको बता दूं, जो एफआईआर में है। पोर्टेबल एक्सरे मशीन जो 10 लाख रुपए की आती है वो 33 लाख रुपए की खरीदी। और इसकी कितनी मशीनें खरीदी गई? 448 मशीनें खरीदी गई। तो जो 45 करोड़ रुपए की मशीनें आनी थी वो 148 करोड़ रुपए उसके लिए दिए गए। सी-आर्म रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट 25 लाख का आता है मार्केट में, उसको इन्होंने 1 करोड़ 10 लाख का खरीदा। आप जब टेंडर करते हैं 25 लाख की चीज तो वो आपको 15 लाख में मिलती है, क्योंकि आप इतनी सारी खरीद रहे होते हैं। मगर यहां आपने 25 लाख की मशीन 1 करोड़ 10 लाख में खरीदी, और जहां पे इन सब मशीनों के लिए 1 करोड़ 75 लाख देने थे, आपने 7 करोड़ 70 लाख रुपए दिए। ओआरएस आपने देखा होगा, रेखा गुप्ता जी रोज ट्वीट किया करती थी कि हमने कूलिंग जोन बनाया है जहां पे हम ओआरएस बांट रहे हैं। हर मंत्री इनकी ओआरएस की बात करता था। इससे पहले सरकारों ने नहीं बांटे ओआरएस, यही बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे थे भाई? क्योंकि ओआरएस के अंदर मोटी कमाई करनी थी, इसलिए बड़ी तादाद के अंदर ओआरएस खरीदने थे। भाई अब आप अस्पतालों में कितने ओआरएस पिला दोगे मरीजों को? हर एक को ओआरएस ही कोई ना पिलाते रहोगे पूरे दिन रात। तो सरकार ने सोचा कि कैसे ऐसा किया जाए कि खूब ओआरएस खरीदा जाए। उसके लिए खूब ओआरएस बांटना है, उसके लिए पूरी की पूरी नीति बनाई गई कि साहब ओआरएस जो है हम जगह जगह कूलिंग जोन बना के बांटेंगे, और बांटे ना बांटे कम से कम कूलिंग जोन के नाम पे खरीदेंगे तो सही। तो आप सोचिए, इस सरकार ने पहली बार इतनी बड़ी मात्रा के अंदर ओआरएस खरीदे। मुझे बताया गया करीब 50 लाख ओआरएस के पैकेट खरीदे। मतलब अगर 2 करोड़ की आबादी है तो हर चौथे आदमी को ओआरएस पिला दिया इन्होंने। आप में से कितनों ने पिया है मुझे बता देना। पिया है क्या? नहीं पिया। तो रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली के हर चौथे आदमी को ओआरएस पिलाने का बीड़ा उठाया। पिया किसी ने नहीं, मगर 50 लाख ओआरएस खरीदे। और सुनोगे दाम तो आपके होश उड़ जाएंगे। एक ओआरएस का पैकेट 15 रुपए का आता है, वैसे तो 10 में भी आ जाता है। वो इन्होंने ओआरएस का पैकेट 205 रुपए में खरीदा। अरे इतने में तो जो है कैफे कॉफी डे के अंदर वो जो है वो कोल्ड कॉफी आ जाती है। बरिस्ता की कोल्ड कॉफी पिला देते बेचारे गरीबों को। कोल्ड कूलिंग जोन में जाने की क्या जरूरत थी? उनको 200 रुपए के कूपन दे देते कि भाई बरिस्ता में जाओ, एसी में बैठो और कोल्ड कॉफी पियो और बोलो रेखा गुप्ता की जय। हो सकता था। मगर इन चोरों ने, डकैतों ने एक ओआरएस का पैकेट 205 रुपए में खरीदा। कमाल कर दिया भाई। रेखा गुप्ता जी की सरकार 27 साल बाद आए।
पूरा का पूरा 27 साल का हिसाब किताब करना है। अब मैं आता हूं चादरों के ऊपर। चादरों की बात आप सुनोगे तो आप मजा ही आ जाएगा आपको। भाई आपके घर में भी बेड होगा, एक बेड पे कितनी चादर बिछाते होगे आप? 2 चादर हो जाते हैं कि एक धुल गई दूसरी लग गई। 3 बिछा लेगा कोई आदमी एक बेड पे कि भाई एक धुल गई, एक बेड पे एक रखी हुई अलमारी में, एक सूख गई, एक लगा ली, 3 लगा लोगे। दिल्ली सरकार ने जो बेडशीट के अंदर घोटाला किया है, जिसको लिनन कहते हैं, उसको सुन के तो बंगारू लक्ष्मण भी शर्मसार हो जाएंगे जो पैसे लेते हुए पकड़े गए थे। दिल्ली सरकार ने जिस वक्त, ऐसा नहीं है हमें उस वक्त नहीं पता था, हमें उस वक्त भी जानकारी थी कि उस वक्त किया जा रहा है काम। जिस वक्त इन्होंने बेडशीट खरीदी उस वक्त का मैंने निकाल के रखा हुआ है जेम पोर्टल पे। उस वक्त जिस वक्त इन्होंने बेडशीट खरीदी थी उस वक्त की जेम की पोर्टल का हमारे पास स्क्रीनशॉट है। उस वक्त 150 रुपए की एक चादर खरीदी जा रही थी जेम पे। एक चादर, मतलब आप एक चादर का ऑर्डर दो, एक चादर आपको 150 रुपए में मिल जाएगी और आपके घर डिलीवर होगी। और अगर आपको हजारों चादर खरीदनी होगी तो ये रेट और कम हो जाएगा, मगर हम 150 मानते हैं। अगर हम 150 भी मान लें तो 150 रुपए की चादर इन्होंने 450 रुपए की खरीदी, 3 गुना रेट। और यहां खत्म नहीं हुआ, जो आगे की बात बताऊंगा आप हंसते हंसते पागल हो जाओगे कि इन्होंने क्या काम किया है और ये क्या सरकार चला रहे हैं। मैं अब आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन बताता हूं। थोड़ी कैलकुलेशन क्या है मैं लिख के लाया हूं। तो साहब इन्होंने 450 रुपए के हिसाब से 75 करोड़ रुपए की चादरें खरीदी हैं। 75 करोड़ रुपए की। तो मैंने कहा कि भाई अगर 75 करोड़ रुपए की चादर खरीदी है और 450 की एक चादर आती है तो टोटल कितनी चादर आई? 16,66,666 चादरें खरीदी। दिल्ली सरकार के अस्पतालों के लिए रेखा गुप्ता की सरकार ने 150 रुपए वाली चादर 450 खरीदी और कितनी खरीदी? 16,66,666 चादरें। अब भाई दिल्ली सरकार के अंदर अस्पतालों में बेड कितने हैं? बेड पे ही तो बिछाओगे या ओढ़ ओढ़ के घूमोगे? वोट तो नहीं मांगोगे उसे ओढ़ के, बेड पे ही बिछाओगे या मुर्दा घरों में भी बांटोगे? क्या करोगे उसका? मंत्री अपने घर में भी ले जाएंगे तो भी कितनी ले जाएंगे? दिल्ली सरकार के अंदर टोटल बेड स्ट्रेंथ है 15,659। 15,000 बेड्स के लिए इन्होंने 16,66,000 बेडशीट खरीदी। अब आप सोचो, जब एक डॉक्टर ने मुझे बात बताई तो मेरा सर ही घूम गया था तब कि मैंने कहा कर क्या रहे हैं। फिर मैंने कहा चलो पाप का घड़ा धीरे धीरे बढ़ने दो इनका। 200 बेड के अस्पताल को जबरदस्ती सरकार द्वारा कहा गया तू इतनी बेडशीट ले जा। सोचो कितनी, कह रहे 20,000 बेडशीट ले जा यहां से। 200 बेड के अस्पताल के लिए 20,000 बेडशीट खरीदी गई और जबरदस्ती अस्पताल के ऊपर थोपी गई, एमएस और एमडी के ऊपर थोपी गई और बोला गया तू लेके कैसे नहीं जाएगा। यह हुआ है दिल्ली की सरकार के अंदर। अब आप ये सोचिए 40-42 हमारे अस्पताल हैं, उनके सीनियर मोस्ट हमारे डॉक्टर उनके एमएस एमडी हैं, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, कोई स्किन स्पेशलिस्ट है, कोई एनेस्थीसिया का स्पेशलिस्ट है। 30-30, 40-40 साल की, 30-30, 35-35 साल की नौकरी के बाद वो एमएस एमडी बने हैं और उनको ये कहा गया कि 200 बेड वाले अस्पताल ने 20,000 बेडशीट रखी हुई है अपने। आप सोचो 20,000 बेडशीट रखेगा कहां वो? भाग कर लो। ऐसा नहीं है गलत किया, मैंने भाग किया। मैंने कहा भाई 16,66,666 बेड भाग 15,659 बेड्स कितनी आई? 106 बेडशीट पर बेड।
एक बेड के लिए 106 बेडशीट खरीदी है दिल्ली सरकार ने। आप सोचिए, ORS इतनी मात्रा में खरीदने हैं, बेडशीट इतनी मात्रा में खरीदनी, क्यों खरीदनी है? क्योंकि हर एक पे कमीशन है। एक ORS के पैकेट पे आपको 200 रुपए का कमीशन मिल रहा है, लगभग 190 रुपए का। 15 रुपए का ORS आपने 205 रुपए में खरीदा तो 190 रुपए का। तो सरकार कहेगी यार एक ORS खरीदा, इसमें कमीशन 190 खाए, इसमें क्या, इसमें तो पेट भरा ही नहीं। 27 साल की भूखी सरकार कह रहे 50 लाख खरीद लो, जगह जगह बांटेंगे। ये हालत है इस सरकार की। ये सरकार कह रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर के ऊपर और जो इनके सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं, इनको सबको वत्सला अग्रवाल की फोटो दे दी गई कल रात को, और सब लोग के दे गाली, वत्सला अग्रवाल ये 600 करोड़ खा गई, ये 600 करोड़ खा गई। अरे ये संभव है 600 करोड़ रुपए? वत्सला अग्रवाल की औकात है कि वो ये डिसीजन ले ले कि 50 लाख ORS के पैकेट खरीदेंगे मुख्यमंत्री जी और जगह जगह बांटेंगे, क्योंकि उसमें कमीशन आ रहा है। वत्सला अग्रवाल की औकात है कि MS को कहा जाएगा कि 200 बेड हॉस्पिटल के पास 20,000 बेड भेजी जाएंगी और तू लेके कैसे नहीं जाएगा? ये सरकार इस भ्रष्टाचार के अंदर शामिल है, पूरी तरह शामिल है। पहले अफसरों को डरा धमका के उनसे ये काम कराए जाते हैं। मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा वत्सला अग्रवाल को, वो भ्रष्टाचारी बिल्कुल है, क्योंकि मेरे समय में खुद मैंने वत्सला अग्रवाल की कंप्लेंट की हुई है, मैंने की हुई है, अखबारों में छपी हुई है कंप्लेंट्स कि ये दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की जब ये हेड थी तो वहां का बुरा हाल कर रखा था, मैंने कंप्लेंट की। हमारे उस वक्त एक MLA हुआ करते थे राजेंद्र गौतम, उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसी ऐसी दिक्कत है। राजेंद्र गौतम जी को बुला के, चीफ सेक्रेटरी को बुला के, इन वत्सला अग्रवाल को बुला के हमने मीटिंगें भी की, कुछ सुधार करो, कोई सुधार नहीं। ऐसी नलायक अफसर को आपने ढूंढ के DGHS बनाया, CPA को सारी की सारी ताकतें दी, फिर एक का माल 10 में खरीदा, फिर एक का माल जो 10 में खरीदा वो कई गुना ज्यादा खरीदा। ये सिर्फ वत्सला अग्रवाल के काम नहीं है, पूरी सरकार इसके अंदर लिप्त है और सरकार को इसके लिए जवाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सोर्स ये तो अखबार में छपा है मेरे मालिक, ये अखबार में छपा है, ये FIR की कॉपी भी है मेरे पास। अखबार में छपा है कि चादर जो 150 रुपए की है वो 450 की खरीदी गई है, और ये जेम का पोर्टल का मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है उस समय का कि ये 150 रुपए की चादर थी, और 75 करोड़ की खरीदी गई है, ये भी सब फैक्ट है। 75 करोड़ की चादर अगर आप 450 रुपए के हिसाब से खरीदोगे तो 16 लाख ही आएंगी। सर ये जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ इसमें वत्सला नहीं है, तो उसमें सरकार में कौन कौन से मिनिस्टर या इस पर भाई हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि अफसरों से शुरू कर रहे हैं। अभी मेरे ऊपर पिछले साल जो FIR दर्ज करी थी उसमें तो मेरा ही नाम है, सिर्फ नीचे कुछ है ही नहीं। भाई मेरे ऊपर अभी पिछले साल ACB ने FIR करी, यही संस्था थी ACB और यही संस्था थी ED। उन्होंने कहा कि अस्पतालों के अंदर जो है उसकी कंस्ट्रक्शन में घोटाला हो गया, सौरभ भारद्वाज और अन्य अफसर, अन्य कौन है वो नहीं पता, मगर सौरभ भारद्वाज है वो उन्हें पता है, मगर मिला कुछ नहीं उन्हें अभी तक। यहां पे कह रहे वत्सला अग्रवाल और यही है, ये ऐसे क्या FIR होती है, ऐसे क्या जांच होती है? ये तो सीधा सीधा ये है कि चोरी पकड़ी गई, जैसे राम मंदिर में चोरी पकड़ी गई, अब किसको पकड़े? टिन्नी यादव को पकड़ लेते हैं। टिन्नी यादव है, टिन्नी यादव को खुद ही नहीं पता कि वो इतना बड़ा मास्टरमाइंड है। बड़े बड़े डाकुओं को, बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है और बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और अफसरों को दिल्ली सरकार के अब ये समझना पड़ेगा कि तुम इन बड़े बड़े लोगों के कहने पे जो काम कर रहे हो, जब तलवार गिरेगी तो तुम्हारी गर्दन आगे कर देंगे। ये कहेंगे भाई हमें कुछ नहीं पता, इनकी गर्दन नापो। ये ऐसा चलेगा। आप मंत्रालय में थे जब आपने अग्रवाल की कंप्लेंट भरी करी,
अब आपने इसको को नोटिस क्यों नहीं दिया उस दौरान नोटिस? हमारे पास तो पावर ही नहीं थी, हमारे पास तो पावर ही नहीं थी शो कॉज नोटिस के, हमारे पास तो ट्रांसफर की भी पावर नहीं थी, वरना तो हम उठा के फेंक देते हैं। ये तो सब का सब जो है एलजी ने अपने अधीन रख रखा था, मगर अब एलजी इनके, तो अब आप देखो ना क्या आया, 7 अफसर सस्पेंड किए रेखा गुप्ता ने। भाई जब मुख्यमंत्री के पास पावर ही नहीं है किसी एक्ट में सस्पेंड करने की, तो रेखा गुप्ता सस्पेंड कर कैसे रही है? भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। आपको पूछना चाहिए भाई कौन से एक्ट से आप ये पावर डिराइव कर रहे हो? कहीं तो लिखा होगा ना, मैं इस पावर को डिराइव करके तुम्हें सस्पेंड कर रही हूं, क्योंकि सब कुछ उनका, एलजी उनका है, तो जहां जिसको चाहे वो सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन सर फाइल तो एलजी और सीएम के पास भी जाती होगी। बिल्कुल गई होगी। देखो ये जो वत्सला अग्रवाल को डीजीएचएस लगाया गया है, ये सीएम के यहाँ से फाइल गई है, एलजी के पास गई है, तो सीएम और एलजी दोनों इसके अंदर जो है। सर हेल्थ मिनिस्टर की भी इसमें कोई भूमिका? हाँ जी, हेल्थ मिनिस्टर की कोई भूमिका इसमें? भाई अब देखिए ये तो जांच करनी पड़ेगी आपको। हेल्थ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, एलजी है, कौन कौन शामिल है, ये तो जांच करेगी, मगर जांच ओपन एंडेड होनी चाहिए। जांच में पहले ये तय नहीं होना चाहिए अच्छा वत्सला अग्रवाल को बलि का बकरा बनाया जाएगा, जांच इसके चारों तरफ ऐसे नहीं घूमती है जांच। सर राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश के सामने है, अरविंद केजरीवाल भी वहां पर गए, बीजेपी ने एक ट्वीट भी किया है, पुराना ट्वीट, जिसमें अरविंद केजरीवाल का बयान दिखाया है कि मंदिर बनने से देश का विकास नहीं होगा। तो उन्होंने पंजाब में जो भाषण दिया कि लवकुश और माता का मंदिर बनाया जाएगा, तो बीजेपी कह रही है कि एक समय पर ये मंदिर के खिलाफ थे और अब अपना उसमें ढूंढ रहे हैं, धार्मिक राजनीति तलाश रहे हैं। इसके साथ एक चीज और भी है, अखिलेश यादव पर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि अखिलेश यादव तो उनका वोट बैंक को छोड़। देखिए भारतीय जनता पार्टी की समस्या क्या है, किसी भी धर्म को अगर आप बढ़ाते हैं, सब धर्म प्रचारक क्या कर देते, कभी तुम भी हमारे धर्म में आओ, तुम भी हमारे धर्म में आओ, तुम भी आओ। ये क्या कहते हैं जो हिंदू है, कह रहे नहीं तुम हिंदू नहीं हो तुम हटो, तुम भी हिंदू नहीं हो तुम भी हटो, तुम भी हिंदू नहीं हो तुम हटो। ये अखिलेश यादव को भी हिंदू नहीं मानते, ये अरविंद केजरीवाल को हिंदू नहीं मानते, ये संजय सिंह को हिंदू नहीं मानते। इनके मानने से कोई ना होता है। आज जो देश के सामने परिस्थिति है, आज देश में 2 तरीके के हिंदू हैं। एक हिंदू वो है जो कह रहा है कि भाई मैं बड़ा दुखी हूं कि राम के घर से चोरी हो गई, राम के मंदिर से चोरी हो गई, और जिन्होंने चोरी की उनके ऊपर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो वो हिंदू है, और एक हिंदू है वो ऐसे कह रहा है इस पे बात मत करो, इस पे कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, इस पे ना वो ट्वीट कर रहा है, ना वो फेसबुक पे डाल रहा है, ना वो पड़ोसियों से लड़ रहा है, ना वो पार्क में चर्चा कर रहा है इस बारे में। तो अब हिंदुस्तान को तय करना है कि असली हिंदू कौन है। वो हिंदू जो चोरों के साथ है, चढ़ावा चोरों के साथ है, चंदा चोरों के साथ है, उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहता, या वो हिंदू जो कह रहा है कि राम के घर में चोरी हुई है, इनको सजा दिला के मानेंगे। अब तो ये लोगों को तय करना है। पंजाब के सीएम को अपनी कैबिनेट को बुलाया गया पंजाब अकाल तख्त के सामने पेश करने के लिए, तो जाएंगे, मैंने सुना वो जा रहे हैं। सीएम साहब को कह रहे हैं कि वो उनको तो धर्म के विरोधी घोषित कर दिया उन्होंने, तो उस पर क्या विचार है, क्या वो नहीं जाएंगे वहां पर? भाई मेरे को पता नहीं, बट जनरली मैंने देखा है पंजाब में हमारी सरकार के किसी भी आदमी को जब जब अकाल तख्त बुलाता है, क्योंकि वो एक रिलीजियस जो है वो उनका जो है मामला है, तो वो जाते हैं। सर एक आखिरी सवाल, योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर अटैक किया है। कांग्रेस के बारे में उन्होंने बोला है कि कांग्रेस की वजह से विभाजन हुआ, जिन्ना मर गया होता तो विभाजन ना होता, और विभाजन के बाद कांग्रेस ने सिर्फ मुस्लिमों की राजनीति की। सपा को ये कहा कि उस वक्त कट्टा बम बंदूक बनाते थे, हम ब्रह्मोस बना रहे हैं, ब्रह्मोस जब पाकिस्तान पे जाता है तो पाकिस्तान में बाप बाप चिल्लाता है। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? इस बयान को मैं इस तरह से देखता हूँ कि चंदा चोरी के बाद योगी आदित्यनाथ काफी परेशान है। उनको लग रहा है कि मैं कोई बात ऐसी कर दूं जिससे कुछ ना कुछ मामला पलट जाए, बट मामला पलटेगा नहीं। सब लोगों ने भगवान राम की ही सौगंध खाई है कि जब तक असली चढ़ावे चोर को नहीं पकड़ के सामने लाएंगे तब तक हम मुद्दा डाइवर्ट नहीं होने देंगे। योगी आदित्यनाथ किसी भी तरीके की बात करें, हम लोग डाइवर्ट नहीं होंगे। हम चढ़ावे चोर, जो असली चढ़ावा चोर है, उसके पीछे लगे रहेंगे। ये बीइंग ए अपोजिशन पार्टी इन दिल्ली असेंबली, आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? ये जो इतना बड़ा स्कैम आप बता रहे हैं, आप लोगों से हम थोड़ा मिन्नतें करेंगे कि आप थोड़ा छाप देना, चला देना, थोड़ा चलाओ छापो, तो फिर हम भी आगे बढ़ेंगे। सड़कों पर आइए आप।
सड़कों पे भी आ जाएंगे, सड़क पे ही है हम, कहाँ अंदर है, हम बाहर ही हैं और कहाँ दिख रहे हैं।